हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल लॉ। और इंटरनेशनल लॉ में आज हम पढ़ेंगे इंटरवेंशन यानी कि हस्तक्षेप। इंटरवेंशन, हस्तक्षेप। तो हस्तक्षेप क्या है? प्रत्येक राज्य को ये राइट है कि वो अपने आंतरिक और बाह्य दोनों, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मामलों में उसको अपना पूरा जो राइट होता है वो पूरा राइट होता है। उसको हर मामले में अपना पूरा राइट होता है। पर अगर उस समय कोई दूसरा स्टेट उसके इंटरनल और एक्सटर्नल मामलों में दखल देता है, उसको कुछ ऐसा काम करने के लिए बाध्य करता है जो वो उसकी जो फ्रीडम्स है, उसकी स्वतंत्रता है, उसको खत्म करता है, उसके ऐसे मामलों में दखल करता है जिससे उसकी आंतरिक या बाह्य दोनों स्वतंत्रताएं खत्म होती है, या किसी ऐसे कार्य को करने के लिए मजबूर करता है जो वो नहीं करना चाहता है। तो वो जो दखल अंदाजी होती है, वो जो आक्षेप होता है, वो क्या कहलाता है? हस्तक्षेप कहलाता है। तो वो है आपका इंटरवेंशन। नॉर्मली किसी भी स्टेट को किसी भी मामले में हस्तक्षेप करने का कोई भी राइट नहीं होता है। यूएनओ के चार्टर, संयुक्त राष्ट्र संघ का ये जो चार्टर है, उसमें आर्टिकल 2 के क्लॉज 4 में ये बताया गया है कि किसी भी राज्य को किसी दूसरे राज्य के मामले में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। यानी कि कोई भी एक स्टेट, कोई भी कंट्री दूसरे किसी देश के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, और जब करेगी वो अब हम पढ़ने वाले हैं। यानी कि नहीं करना यूएनए के चार्टर में दिया हुआ है, पर कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हो जाती है जिस समय हस्तक्षेप करना पड़ता है, हस्तक्षेप करना पड़ता है। तो इस इंटरवेंशन के मामले में डिफरेंट जो आपके ये जूरिस्ट हैं, उन्होंने अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी है। कुछ डेफिनेशन हमने यहाँ पे कवर की है, जिसमें से सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ओपेनहाइम की, जिन्होंने बताया है कि इंटरवेंशन क्या है। ठीक है, तो इंटरवेंशन में उन्होंने 2 टाइप बताए हैं इंटरवेंशन के। एक है साधिकार यानी कि अधिकारों के साथ, साधिकार यानी कि अधिकारों के साथ जो हस्तक्षेप किया जाता है वो, और एक बिना अधिकार, बिना किसी अधिकार के जो हस्तक्षेप किया जाता है। यानी कि अधिकार के साथ में हस्तक्षेप करना और बिना अधिकार के साथ में हस्तक्षेप करना। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं कि ओपेनहाइम में जो साधिकार यानी अधिकारों के साथ में जो हस्तक्षेप किया है, करने के बारे में जो बताया गया है वो क्या है। तो मैं आपको उसका थोड़ा सा ब्रीफ बता देती हूँ। ओपेनहाइम बोलते हैं कि साधिकार क्या है? वो जब कोई राज्य अपने अधीन संरक्षित राज्य के बाह्य मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। जब कोई राज्य अपने अधीन संरक्षित राज्य के बाह्य मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है तो वो क्या होता है? साधिकार में आता है। यदि किसी राज्य के बाह्य मामलों में किसी दूसरे राज्य का भी अधिकार होता है तो वहां दूसरे राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप कर सकता है। तीसरा पॉइंट आपका क्या आता है? यदि कोई राज्य किसी संधि के अंतर्गत अपनी संप्रभुता पर कुछ प्रतिबंध स्वीकार कर लेता है और अगर उनका पालन नहीं करता है तो वहां पर भी क्या आएगा? वो हस्तक्षेप करके उसको उन संधियों का पालन करने के लिए मजबूर कर सकता है। फोर्थ पॉइंट आता है आपका, अपने विदेशों में निवास करने वाले नागरिकों के जीवन और उसकी संपत्ति की रक्षा हेतु भी कोई राज्य दूसरे राज्य के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट आता है आपका कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में के अंतर्गत अगर सदस्य राज्य है, ऐसे राज्यों के विरुद्ध हस्तक्षेप कर सकते हैं जो विश्व शांति को खतरा पैदा करते हैं।
तो ये हैं जो क्या है, अधिकारों के साथ में जो हस्तक्षेप किए जाते हैं वे हैं साधिकार हस्तक्षेप। यानी कि कोई भी राज्य अपने द्वारा किसी बाह्य जो राज्य है उसके अंदर हस्तक्षेप कर सकता है। अगर वो अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए चाहता है तो वहां पे किसी दूसरे देश में हस्तक्षेप कर सकता है। अगर कोई दूसरा स्टेट विश्व शांति के लिए खतरा बन गया है तो वहां पर उसके लिए हस्तक्षेप वो कर सकता है। अगर दोनों के बीच में ऐसी कोई ट्रीटी हुई है, कोई संधि हुई है और अगर उस संधि को भंग करता है तो उसको भी बनाए रखने के लिए वो उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। तो ये वो हस्तक्षेप है, ये वो इंटरवेंशन है जो क्या है, फुली राइट के साथ में जो किए जाते हैं। तो ये होते हैं राइट के साथ में किए गए यानी कि साधिकार हस्तक्षेप। अब हम पढ़ेंगे बिना अधिकार, जहां उसको राइट नहीं है और वहां पर भी वो हस्तक्षेप करेगा। तो वो कहां कहां करेगा, उसके 2 पॉइंट हैं। तो पहला मैं आपको पढ़ देती हूं। पहला पॉइंट क्या है, जब हस्तक्षेप आत्म संरक्षण के लिए किया जाता है। यहाँ इसको राइट नहीं है परंतु आत्म सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप करेगा। और जब शक्ति के संतुलन के लिए ऐसा करना जरूरी हो गया है तो वहां पे उसको ना राइट होते हुए भी वो क्या कर रहा है, हस्तक्षेप, इंटरवेंशन दूसरे स्टेट में कर रहा है। तो ये है ओपेनहाइम ने जो इसके 2 प्रकार बताए गए हैं इंटरवेंशन के, वो हैं साधिकार और बिना अधिकार, यानी अधिकारों के साथ और बिना अधिकारों के, फुल राइट एंड विदाउट राइट। अब आते हैं हम नेक्स्ट ज्यूरिस के पास में जो है स्टार्क। पहले हमने ओपेनहाइम पढ़ा, अब हम पढ़ें स्टार्क। स्टार्क के अनुसार जो इंटरवेंशन है वो क्या है, 4 भागों में डिवाइडेड है। वो 4 भागों में डिवाइड है। पहला क्या है, डिप्लोमेटिक यानी कि राजनयिक हस्तक्षेप, ये है डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन। सेकंड है आपका इंटरनल इंटरवेंशन और थर्ड है आपका एक्सटर्नल और फोर्थ है आपका पुनिटिव यानी कि दंडात्मक। तो ये है इसके 4 टाइप। सबसे पहले को हम देखते हैं राजनयिक हस्तक्षेप यानी कि डिप्लोमेटिक है जो, वो क्या है, कोई भी स्टेट दूसरे स्टेट में राजनीतिक हस्तक्षेप करके, डिप्लोमेटिक हस्तक्षेप करके उसे किसी ऐसे कार्य करने के लिए मजबूर कर सकता है जो वो नहीं चाहता है करना। तो ये जो राजनीतिक दबाव डालकर जो हस्तक्षेप करना होता है वो क्या कहलाता है आपका, राजनीतिक हस्तक्षेप यानी डिप्लोमेटिक हस्तक्षेप कहलाता है, जो राजनीतिक दबाव डाल के किया जाता है। सेकंड पॉइंट आता है आपका आंतरिक यानी कि इंटरनल। तो इंटरनल क्या है, इंटरनल हस्तक्षेप जो आपका है, इंटरवेंशन क्या है, ये तब होता है जब कोई स्टेट दूसरे राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप आंतरिक मामलों में कुछ भी अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो वहां पे किसी एक पक्ष को सपोर्ट करके उसमें हस्तक्षेप करना। एक एग्जाम्पल है, चाइना ने जब कोरिया में, दक्षिण कोरिया उत्तरी कोरिया में जब उन दोनों के बीच में आपस में डिस्प्यूट हुआ था तो चाइना ने उस समय उत्तर कोरिया का साथ दिया था। तो यहाँ पर जो आंतरिक मामले जो बिगड़े थे कोरिया में, 2 भागों में डिवाइड हो गया था वो, और वहां पर किसी एक की सहायता करके उसमें हस्तक्षेप करना क्या कहलाता है आपका, आंतरिक हस्तक्षेप कहलाता है। चलिए अब है हमारा नेक्स्ट एक्सटर्नल इंटरवेंशन। तो ये क्या है, बाह्य हस्तक्षेप आपका क्या है कि किसी 2 कंट्रीज के बीच में अगर कोई युद्ध की या ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो गई है तो वहां पर किसी एक स्टेट की, किसी एक कंट्री की सहायता करके उस मामले में हस्तक्षेप करना, ये है बाह्य हस्तक्षेप। इसका भी एक अच्छा एग्जाम्पल है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसके अंदर वॉर शुरू हुई थी जर्मनी और ब्रिटेन में, पर बाद में इटली ने
जर्मनी का साथ देकर उस युद्ध में अपना हस्तक्षेप कर दिया। पहले जर्मनी अकेली थी, इटली ने बाद में उस युद्ध में जो बाह्य तौर पे था उसके अंदर अपना हस्तक्षेप करके जर्मनी का साथ दिया। तो ये है आपका बाह्य हस्तक्षेप। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका दंडात्मक हस्तक्षेप। जब कभी ऐसा लगता है कि किसी कंट्री ने कोई संधि भंग की है, कोई ऐसा एक्ट किया है जिससे उसको क्या करना चाहिए, उसको पनिश करना की आवश्यकता है। किसी देश के साथ में अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई है कि दूसरे देश ने उसके साथ में कोई संधि भंग की है, क्या कोई ऐसा एक्ट किया है या कोई फोर्स से रिलेटेड ऐसा कोई वर्क किया है, तो वहां पर उस कंट्री को, उस स्टेट को पनिश करने के लिए जो हस्तक्षेप किया जाता है वो क्या कहलाता है, दंडात्मक हस्तक्षेप कहलाता है। ये है आपके हस्तक्षेप के स्टार के द्वारा 4 जो पॉइंट दिए गए हैं वे 4 पॉइंट ये हैं। अब जो शीतकालीन जो नाकेबंदी होती है ये दंडात्मक हस्तक्षेप का एक अच्छा एग्जाम्पल भी है। शीतकालीन जो नाकाबंदी है वो भी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। शीतकालीन नहीं, सॉरी, शांतिकालीन, शांतिकालीन यानी कि पीसफुल। ये है शांतिकालीन जो नाकेबंदी है वो आपकी क्या इसमें आएगी, वो आएगी आपकी दंडात्मक हस्तक्षेप में आएगी। तो हमने डेफिनेशन देखी ओपेनहाइम की और दूसरी कौन सी देखी, स्टार्क की देखी है। तो ये इन दोनों ने इसके हस्तक्षेप के 2, ओपेनहाइम ने 2 बताए हैं और स्टार्क ने इसके 4 प्रकार बताए हैं। अब हम देखेंगे ग्राउंड ऑफ इंटरमिनेशन। जो हस्तक्षेप के जो आधार हैं वो क्या क्या है, यानी किन किन आधारों पर हस्तक्षेप किया जा सकता है, किन किन आधारों पर हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपका क्या आएगा, आत्मरक्षा या आत्म अभिरक्षा। इसके आधार पर कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री में हस्तक्षेप कर सकता है कि हम तो अपनी सुरक्षा कर रहे हैं और अपनी सुरक्षा के लिए हम दूसरे स्टेट में हस्तक्षेप कर सकते हैं। उनको अगर ऐसा लगता है कि वहां पर हमारी सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो रहा है तो वो उस कंट्री में पहले उस स्टेट में हस्तक्षेप कर सकते हैं। सेकंड कौन सा है, मानवता के आधार पर। ये यूएनओ के चार्टर में बताए गए हैं कि मानवता के आधार पर भी आप हस्तक्षेप कर सकते हैं। अगर मानवीय जीवन को कहीं खतरा है तो वहां पर भी हस्तक्षेप किया जा सकता है। तीसरा है संधि अधिकारों को लागू करने के लिए। अब जब आप 2 कंट्रीज के अंदर, 2 स्टेट में अगर कोई ऐसी ट्रीटी हुई है और एक अगर उस ट्रीटी को पूरा नहीं कर रहा है या उसे भंग करने की कोशिश कर रहा है तो दूसरा कंट्री उस ट्रीटी को मनवाने के लिए उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। 4th पॉइंट आता है अवैध हस्तक्षेप को रोकने के लिए। कोई अगर कंट्री है उसके पास में अगर किसी दूसरे क्षेत्र का कोई भाग है और उसके अंदर कोई थर्ड कंट्री अगर कोई इन्वॉल्व हो रही है या उसमें हस्तक्षेप कर रही है तो उस अवैध हस्तक्षेप को रोकने के लिए वो हस्तक्षेप कर सकता है। पीसफुल कोई एरिया है और वहां पर कोई दूसरी कंट्री आके उसमें इन्वॉल्व, उसमें हस्तक्षेप कर रही है तो जिसके अंडर वो आ रही है कोई दूसरा व्यक्ति उस हस्तक्षेप को रोकने के लिए, दूसरा कंट्री उस हस्तक्षेप को रोकने के लिए हस्तक्षेप उसमें इंटरवेंशन कर सकता है। 5th पॉइंट आता है आपका शक्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए। ये सब भी यूएनए के चार्टर में है कि जहां शक्तियों में इनबैलेंस हो रहा है, एक बहुत पावरफुल हो रही है, एक बहुत डाउन में जा रही है, तो वहां शक्तियों में संतुलन बनाए रखने के लिए भी हस्तक्षेप किया जा सकता है। सामूहिक हस्तक्षेप, कई स्टेट के द्वारा जो हस्तक्षेप किया जाता है वो क्या कहलाता है आपका
सामूहिक रूप से हस्तक्षेप कहलाता है। गृह युद्ध के समय अब किसी कंट्री में मान लीजिए गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो वहां पर शांति बनाए रखने के लिए, उस गृह युद्ध को रोकने के लिए, बंद करने के लिए, दबाने के लिए भी हस्तक्षेप किया जा सकता है। 8 पॉइंट आपका क्या आता है? अंतरराष्ट्रीय विधि की रक्षा हेतु, इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो जो बातें बता रखी है, जिस हिसाब से शांति बनाए रखनी है या कोई अदर ट्रीटी, कुछ चार्टर में जो कुछ भी बता रखा है, अगर कोई कंट्री उसको भंग करता है तो वहां पर इंटरनेशनल लॉ के द्वारा जो रक्षा के लिए उपाय बताए गए हैं, तो उस रक्षा को बनाए रखने के लिए भी कोई दूसरा राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। यानी कि इंटरनेशनल विधि की रक्षा के लिए भी क्या कर सकते हैं? हस्तक्षेप किया जा सकता है। 9 पॉइंट आता है व्यक्तियों तथा उसकी संपत्ति के संरक्षण के लिए। अगर किसी व्यक्ति की संपत्ति में कोई अदर स्टेट हस्तक्षेप कर रहा है, उससे छीन रहा है या ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो वहां पर भी हस्तक्षेप करके उसे रोका जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे ग्राउंड है जिसके आधार पर एक राज्य दूसरे राज्य में हस्तक्षेप कर सकता है। अदरवाइज क्या है कि हस्तक्षेप करना आर्टिकल 2(4) के अंदर बैन है कि कोई भी स्टेट किसी दूसरे राज्य के अंदर हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब हम देखेंगे कि यूएनओ का चार्टर है वो क्या क्या और बताता है। चलिए अब हम देखते हैं कि हस्तक्षेप के मामले में यूएनओ के चार्टर में क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं? इंटरवेंशन बाय यूनाइटेड स्टेट। यूएनए के चार्टर में चार्टर 7 के अंदर बताया गया है कि कब कब हस्तक्षेप किया जा सकता है। जो हस्तक्षेप के जो ग्राउंड दिए गए हैं, उन ग्राउंड को इसके अंदर बताया गया है। कुछ ग्राउंड हम पढ़ चुके हैं। अब ये जो कुछ ग्राउंड अब हम यूएनओ के चार्टर में पढ़ रहे हैं, ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यूएनओ को वो जो ग्राउंड दिए गए थे वो पूरी तरीके से रास नहीं आए, तो उन्होंने कुछ ऐसे ग्राउंड अपने बेस पे निकाले हैं जिसके आधार पर हस्तक्षेप किया जा सकता है। तो सबसे पहला आपका ग्राउंड क्या है? सेल्फ डिफेंस। आर्टिकल 51 क्या कहता है कि आर्टिकल 51 यहाँ किसकी बात चल रही है? यूएनओ के चार्टर की। यूएनओ के चार्टर में आर्टिकल 51 में ये दिया है कि अगर किसी स्टेट, हर स्टेट को अपनी आत्मरक्षा का राइट है। अगर उसके स्टेट के अंदर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है, तो वहां पर क्या है? हस्तक्षेप किया जा सकता है। वहां पर हस्तक्षेप किया जा सकता है। कारफू चैनल का एक मामला है जो इससे रिलेट करता है कि अगर किसी देश को अपने ऊपर आत्म सुरक्षा का अगर खतरा उसे लगता है कि मेरे देश पर सुरक्षा जो है, आत्म सुरक्षा है, वो खतरे में है, तो वो उस सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए वो किसी अदर स्टेट में हस्तक्षेप कर सकता है। तो ये कारफू चैनल का मैंने मामला आपको बताया। निकारागुआ का भी जो एक मामला है वो भी इसी से रिलेट है, पर वहां पर अमेरिका के द्वारा जो हस्तक्षेप किया गया था उसे अनुचित माना गया था। वो हस्तक्षेप वहां पे उसने अनुचित माना था। तो ये है इसका फर्स्ट पॉइंट कि अगर सेल्फ डिफेंस का अगर कोई ग्राउंड है तो उस आधार पर क्या किया जा सकता है? हस्तक्षेप किया जा सकता है। अब आता है सेकंड पॉइंट, मानवीय अधिकारों के उल्लंघन। मानवीय अधिकारों के उल्लंघन को अब एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का मानना जाने लगा है।
अब ये किसी एक स्टेट की ना होकर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये एक विवाद का विषय बन चुका है। किसी भी देश में शांति व व्यवस्था को बनाए रखने के लिए या अगर वहां पर मानवीय अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उस उल्लंघन को रोकने के लिए उस स्टेट में क्या किया जा सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है। यूएनओ के अंदर भी ये राइट दिया गया है कि अगर वहां पर मानवीय अधिकारों को उसके अधिकार जो दिए गए हैं उसमें उल्लंघन हो रहा है या वो खतरे में है तो वहां पर भी हस्तक्षेप किया जा सकता है। इसके कुछ अच्छे एग्जाम्पल भी हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि यूगोस्लाविया का है, रोमानिया का है, अलोंगा का है। ये वे कंट्रीज हैं जहां पर मानवीय अधिकारों के उल्लंघन या शांति व्यवस्था खतरे में पड़ने पर हस्तक्षेप किया गया था। क्योंकि अब जो ये मानवीय अधिकार मैंने जैसा कि बताया ये कोई पर्टिकुलर एक किसी राज्य का विषय ना होकर अंतरराष्ट्रीय विषय बन चुका है। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पर, सामूहिक हस्तक्षेप। सामूहिक हस्तक्षेप क्या है? जब किसी कंट्री में ऐसा लगता है कि वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसके ऊपर हस्तक्षेप करना आवश्यक है तो वो आता है सामूहिक हस्तक्षेप में। इसके अच्छे एग्जाम्पल जैसा कि इराक में 1991 में जो हस्तक्षेप किया गया था यूएनओ के जितने भी कंट्रीज हैं उनके द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, तो वो क्या है, सामूहिक कार्यवाही थी और वो सामूहिक हस्तक्षेप में आता है। इराक 1991, इसके अलावा कोरिया 1950 का मामला था। 1961 में कांगो में भी सुरक्षा परिषद के द्वारा सामूहिक हस्तक्षेप किया गया था। किस लिए? शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। 1950 में कोरिया में था, 1991 में इराक का था। ये शायद बहुत से लोगों को पता होगा। तो ये जो हस्तक्षेप हैं ये क्या कहलाते हैं, जो कई कंट्रीज ने मिलके सुरक्षा परिषद के अंदर इंक्लूड जो कंट्रीज हैं उन्होंने मिलके जो इन देशों में शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए जो हस्तक्षेप किया था वो कलेक्टिव इंटरवेंशन था। अब आता है पॉइंट नंबर 4, गृह युद्ध। गृह युद्ध यानी कि सिविल वॉर। सिविल वॉर को रोकने के लिए भी सुरक्षा परिषद के द्वारा उनमें हस्तक्षेप किया जा सकता है। अगर किसी कंट्रीज में किसी स्टेट के अंदर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि वहां सिविल वॉर शुरू हो गई है और उस सिविल वॉर को रोकना, उसको वहां पर शांति बनाए रखना जरूरी है, तो वहां पर यूएनओ में सुरक्षा परिषद ही इस प्रकार के हस्तक्षेप करती है, तो सुरक्षा परिषद वहां पर हस्तक्षेप कर सकती है। तो यहाँ पर भी वही एग्जाम्पल है क्या, आपका रोमानिया, यूगोस्लाविया, ये सब के सब गृह युद्ध से रिलेटेड आपके ग्राउंड हैं। तो ये ग्राउंड हमें दे रखे हैं चैप्टर 7 में, यूएनओ के चैप्टर 7 में इसके ये 4 ग्राउंड दे रखे हैं। हस्तक्षेप से रिलेटेड, इंटरवेंशन से रिलेटेड 2 सिद्धांत भी प्रतिपादित किए गए हैं। तो पहला कौन सा सिद्धांत है आपका, मोनरो सिद्धांत, और दूसरा है आपका ड्रैगो सिद्धांत। ये दोनों सिद्धांत भी इंटरवेंशन से ही रिलेट करते हैं कि हस्तक्षेप कहां नहीं करना चाहिए और क्या करने की अनुमति कहां मिल सकती है। इन दोनों सिद्धांतों में भी हस्तक्षेप से रिलेटेड ही कहा गया है। इन दोनों सिद्धांतों पर हम सेपरेट अलग वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये अपने आप में भी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स भी इस पर पूछे जाते हैं।
इन दोनों सिद्धांतों को अलग अलग या साथ इंक्लूड करके शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हस्तक्षेप इंटरवेंशन यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आपको मैं अभी ये बता देती हूं कि हम इंटरनेशनल लॉ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर स्टेट का मतलब राज्य नहीं है। आप ये मत समझ लेना कि यहाँ राजस्थान, यूपी, एमपी समथिंग समथिंग इस तरीके की स्टेट नहीं। यहाँ पर स्टेट का मतलब कंट्री से ही है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ में बार बार नेशन का नाम ना आके उसको स्टेट ही कहा जाएगा। तो ये है हमने आज पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू।